हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोलॉजी बेंच। इस वीडियो लेसन में हम जिस टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं दैट इज़ गोल्जी अपैरेटस। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक गोल्जी अपैरेटस, जिसे गोल्जी कम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडी या सिंपली गोल्जी भी कहा जाता है। इट्स एन ऑर्गेनल जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में ही मिलती है। यूकैरियोटिक सेल्स में भी काफ़ी सारे ऐसे सेल्स हैं जिनमें ये एब्सेंट है, जैसे कि कुछ फंगी है और ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स के स्पर्म सेल्स हैं, cells of mature sieve tubes of plants, mature sperm and red blood cells of the animals, इनमें सब में ये एब्सेंट है। प्लस जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें भी ये एब्सेंट है, जैसे कि माइकोप्लाज्मास हैं, बैक्टीरिया हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे, इन सब में ये एब्सेंट है। जो गोल्जी अपैरेटस है, इसका जो मेन रोल है हमारे सेल्स में वो प्रोटीन सॉर्टिंग एंड प्रोटीन पैकेजिंग के साथ रिलेटेड है। तो ये एक सिस्टम बनाता है विद इन एसोसिएशन विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच इज़ नोन एज द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, जहाँ पर इनका काम क्या है कि जो प्रोटीन्स ट्रांसलेट होकर राइबोसोम से ईआर पर आते हैं, दैट इज़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आते हैं, वो वहाँ से पास होकर चले जाते हैं गोल्जी अपैरेटस में। और गोल्जी अपैरेटस में कुछ ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे जो इन प्रोटीन्स को मॉडिफाई करेंगे। यूजुअली ग्लाइकोसाइलेशन की जो मॉडिफिकेशन है वो प्रोटीन्स पर की जाती है, और फिर इन मॉडिफाइड प्रोटीन्स को वेसिकल्स में पैक करके इन्हें इनकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाते हैं। तो जो ये वेसिकल्स बनती हैं ये सिक्रीटरी भी हो सकती हैं, लाइसोसोमल भी हो सकती हैं, या जो बाहर से एंडोसाइटोटिक वेसिकल्स बनकर आती हैं सेल के अंदर, उसके साथ फ्यूज़ हो सकती हैं। तो क्योंकि ये तीन तरह की वेसिकल्स बनाने में इसका जो रोल है दैट इज़ सिक्रीटरी, लाइसोसोमल एंड एंडोसिटिक, तो ये तीन पाथवेज का सेंटर है, दैट इज़ सिक्रीटरी पाथवे, लाइसोसोमल पाथवे एंड एंडोसिटिक पाथवे। सो इट इज़ एट द इंटरसेक्शन ऑफ दीज थ्री पाथवे। फिर उसके बाद है कि जो इसका मेन फंक्शन है, हाँ, जैसे कि हमने पहले ही देखा है कि ये प्रोटीन्स जो सिक्रीट होने होते हैं उनको वेसिकल्स में पैक करता है और उन्हें उनकी डेस्टिनेशन के लिए छोड़ देता है। तो इसमें एक और जो इसका रोल है पैकेजिंग के अलावा वो है मॉडिफिकेशन ऑफ द प्रोटीन्स। तो मॉडिफिकेशन पहले भी बताया है कि इसके अंदर ग्लाइकोसाइलेशन एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ये ग्लाइकोसाइलेशन एंजाइम्स शुगर मोनोमर्स ऐड करते हैं प्रोटीन्स के साथ, तो प्रोटीन्स जो हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं। फाइनल पैकेजिंग से पहले उन्हें मॉडिफाई किया जाता है। देन टॉकिंग अबाउट इट्स हिस्ट्री, तो ये 1897 में इटालियन साइंटिस्ट कैमिलो गोल्जी जो थे उन्होंने आइडेंटिफाई इसे किया था, और इसका जो नाम है वो भी इसी के नाम पर ही पड़ा है, कैमिलो गोल्जी के नाम पर। देन इज़ इट्स सब सेलुलर लोकलाइजेशन, कि ये सेल में कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा। तो सेल के अंदर जो इसकी पोजीशन है वो वेरी करती है यूकैरियोट्स में। जैसे कि मैमल्स में मोस्टली जो इसकी पोजीशन है वो हमेशा सेंट्रोसोम के पास होगी, और सेल न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ये बीच में पड़ा होगा। पहले सेल न्यूक्लियस, देन देयर विल बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर गोल्जी अपैरेटस और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये कुछ इस तरह से इनकी ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो यूजुअली जो इसकी लोकेशन है वो कहाँ है, जहाँ सेल का न्यूक्लियस होगा उसके आसपास होगी। जो यीस्ट है वहाँ पर बहुत सारे गोल्जी अपैरेटस होंगे और वो स्कैटर्ड फॉर्म में होंगे। प्लांट्स के अंदर जो गोल्जी स्टैक्स हैं वो सेंट्रोसोमल रीजन में कंसंट्रेटेड नहीं है, और जैसे हमें एनिमल सेल्स में उनके रिबन्स बन जाते हैं उस तरह से वो रिबन्स की फॉर्म में नहीं होंगे। जो इन सब का जो कॉमन फीचर है वो ये है कि ये जहाँ पर भी पड़े होंगे पास में क्या पड़ा होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसीलिए ये दोनों मिलकर एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं, क्योंकि जो प्रोटीन सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग का काम है वो ये दोनों मिलकर करते हैं। तो चाहे इसकी लोकेशन कहीं भी हो, लेकिन इट विल बी ऑलवेज एडजेसेंट टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स स्ट्रक्चर। तो यूकैरियोट्स में जो गोल्जी अपैरेटस है वो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है, चाहे प्लांट्स हों चाहे एनिमल्स हों। मोस्टली जो उसकी मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं वो सिमिलर ही होते हैं, लेकिन ये प्लियोमॉर्फिक है। प्लियोमॉर्फिक मीन्स कुछ सेल टाइप्स में ये काफ़ी कम्पैक्ट होगा और लिमिटेड होगी इसकी पोजीशन, और कुछ होंगे जिनमें ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड आउट होगा, मतलब इसका एक नेटवर्क बना होगा। और जो इसकी शेप और फॉर्म होगी वो सेल टाइप पर डिपेंड करेगी। जो गोल्जी अपैरेटस है
जब हम इसके टिपिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, चाहे वो प्लांट सेल है चाहे वो एनिमल सेल है, तो ये बना है इंटरकनेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स और सिस्टर्ने से। तो जो इसके मेन थ्री कंपोनेंट्स हैं, वट एवर मे बी द सेल टाइप, वट एवर इज़ द, मतलब वो प्लांट सेल है या एनिमल सेल है, लेकिन कुछ भी हो, लेकिन इसके जो तीन कंपोनेंट्स हैं ये हमेशा सेम रहेंगे। एक टिपिकल गोल्जी अपरेटस में ट्यूब्यूल्स होंगे, वेसिकल्स होंगे और सिस्टर्ने होंगे। तो ये सबसे पहले हम देखते हैं कि सिस्टर्ने क्या है। तो सिस्टर्ने क्या है कि ये कलेक्शन है फ्यूज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेन एनक्लोज्ड डिस्क्स नोन एज सिस्टर्ने। जो सिस्टर्ने है वो एक डिस्क्स का पैक है, मतलब कि फ्लैटेंड डिस्क्स हैं जो एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही हैं। तो जो सिस्टर्ने हैं इनको जब हम एक सिंगल है तो सिस्टर्ना कहते हैं, और जब इनके हम पैक की बात करते हैं तो उन्हें डिक्टियोजोम्स कहा जाता है। तो if it is singular it will be cisterna, if it is plural we call it dictyosomes। और ये निकलते कहाँ से हैं, ये एज मतलब पिंच होकर आते हैं, एज वेसिकल्स की फॉर्म में आते हैं और फिर सिस्टर्ना बन जाता है। ये निकलते कहाँ से हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलते हैं। तो इनका ओरिजिन क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इनका ओरिजिन है। जब हम टिपिकल मेमेलियन सेल की बात करते हैं तो उसमें 40 to 100 स्टैक्स हो सकते हैं सिस्टर्ना। लाइक इन दिस डायग्राम, इसमें सिस्टर्ना बहुत क्लियर नज़र आ रहे हैं। जो ये सारे फ्लैटन डिस्क्स हैं जो एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई हैं, ये सिस्टर्ना है। तो इनका जो नंबर है वो 40 to 100 हो सकता है मेमेलियन सेल में। जो सिस्टर्ने हैं इसकी वजह से गोल्जी अपरेटस को पोलैरिटी मिलती है। पोलैरिटी मीन्स गोल्जी अपरेटस के दो पोल्स बन जाते हैं, वन इज़ द सिस फेज एंड द अनदर वन इज़ द ट्रांस फेज। तो जब भी किसी चीज़ के दो फेजेस या दो पोल्स बन जाते हैं तो हम कहते हैं कि उस चीज़ के पास क्या है, पोलैरिटी है। तो इन सिस्टर्ने की इस ओरिएंटेशन की वजह से इसके दो फेजेस हैं, वन इज़ द सिस फेस एंड द अनदर वन इज़ द ट्रांस फेस। तो इसमें तीन रीजन्स बन गए, वन इज़ द सिस, देन उसके बाद मीडियन जो सेंटर में है, और एक तीसरे जो हैं वो होंगे ट्रांस फेस। तो ये तीन कंपार्टमेंट्स हैं, सिस, मीडियल एंड ट्रांस कंपार्टमेंट्स। और ये इसमें दो तरह के नेटवर्क्स बन जाते हैं इन कंपार्टमेंट्स की वजह से, वन इज़ द सिस गोल्जी नेटवर्क एंड द अनदर वन इज़ द ट्रांस गोल्जी नेटवर्क। जो ये ऊपर वाला नेटवर्क होगा दिस विल बी द सिस गोल्जी नेटवर्क, ये जो नीचे वाला होगा जो ट्रांस फेस की तरफ है दैट विल बी द ट्रांस गोल्जी नेटवर्क। जो सिस गोल्जी नेटवर्क है वो पहले बनता है और जो ट्रांस गोल्जी नेटवर्क है वो बाद में ऐड ऑन होता रहता है। तो जो पहले बनता है वो सिस है और फिर जो एंड में बनता है वो ट्रांस होगा। और जो ट्रांस है वहाँ से प्रोटीन्स पैकेजिंग होकर उनकी वेसिकल्स की फॉर्म में वहाँ से वो अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँचते हैं। दैट मीन्स प्रोटीन्स इस साइड से एंटर करते हैं और इस साइड से बाहर निकलते हैं। तो इस साइड से प्रोटीन्स अंदर एंटर करेंगे फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इस साइड से बाहर निकलेंगे। ये साइड पहले बनती है, ये साइड बाद में बनती है। जो सिस फेस है वो हमेशा कन्वेक्स फेस होगा और जो ट्रांस फेस है वो हमेशा इस तरह से कनकेव फेस फॉर्म करेगा। और ये जो कलेक्शन है सभी सिस्टर्ने की, इन्हें हम क्या कहते हैं, डिक्टियोजोम्स कहते हैं। तो दिस इज़ अ टाइप ऑफ लेमुलर अरेंजमेंट है। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट इट्स डिस्ट्रीब्यूशन कि किस तरह के सेल्स में गोल्जी अपरेटस का नंबर ज़्यादा होगा, तो ये वैसे सेल्स में ज़्यादा होगा जिनका ज़्यादा सिक्रीटरी फंक्शन होता है, मतलब जो सिक्रीशन में ज़्यादा इन्वॉल्व्ड होते हैं उनमें गोल्जी अपरेटस का नंबर ज़्यादा है। जैसे कि गॉबलेट सेल्स हुए, तो उनका काम क्या है, म्यूकस सिक्रीट करना, दैट मीन्स उनका सिक्रीटरी फंक्शन है, तो उनमें गोल्जी अपरेटस का नंबर ज़्यादा होगा। सेकेंड एग्जाम्पल इज़ प्लाज्मा बी सेल्स, जिनका काम क्या है, एंटीबॉडी सिक्रीट करना। तो दैट मीन्स कि इनका जो डायरेक्ट रिलेशन है वो सिक्रीटरी फंक्शन के साथ है। तो जो सेल्स सिक्रीटरी फंक्शन में इन्वॉल्व्ड होंगे उनमें इनका नंबर सबसे ज़्यादा होगा।
सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स फंक्शन। तो सबसे पहले तो हमने यही कहा कि इट इज़ अ डिस्पैच स्टेशन है, या हम इसे ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल भी कहते हैं। डिस्पैच स्टेशन इसीलिए क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी प्रोटीन्स ये रिसीव करते हैं, ये उन्हें मॉडिफाई करते हैं। यूजुअली उनकी ग्लाइकोसाइलेशन की जाती है और फिर उन्हें आगे पैक करके वेसिकल्स की फॉर्म में उन्हें रिलीज़ कर दिया जाता है। तो ये तो हो गया कि ये वेसिकल्स की फॉर्म में उन्हें रिलीज़ करते हैं, उनकी मॉडिफिकेशन की जाती है और फिर उन्हें उनकी डेस्टिनेशन के लिए छोड़ दिया जाता है। जैसे कि अगर किसी ने सिक्रीट होना है, सेल के बाहर जाना है, तो उन्हें एक्सोसाइटोसिस के पाथवे पर डाल दिया जाता है। प्रोटीन्स के अलावा जो गोल्जी अपरेटस है वो लिपिड ट्रांसपोर्ट और लाइसोसोम फॉर्मेशन के लिए भी रिक्वायर्ड है। तो प्रोटीन ट्रांसपोर्ट, प्रोटीन मॉडिफिकेशन, लिपिड ट्रांसपोर्ट एज वेल एज लाइसोसोम फॉर्मेशन के लिए भी जो इसका फंक्शन है, जो इसका स्ट्रक्चर है गोल्जी अपरेटस का, वो इसके फंक्शन के साथ लिंक्ड है। क्योंकि जो इसके अलग अलग जो कंपार्टमेंट्स हमने बताए कि इसमें सिस्टर्ने पड़े होते हैं, तो जो हर एक स्टैक है उसमें अलग अलग तरह के एंजाइम्स होंगे और जैसे जैसे प्रोटीन एक सिस्टर्ने से नेक्स्ट पर जाएगा उसमें प्रोग्रेसिव प्रोसेसिंग चलती है, क्योंकि अलग अलग एंजाइम्स पड़े हैं हर एक सिस्टर्ने के मेम्ब्रेन पर। सिस्टर्नी के अलावा जो दूसरा कंपोनेंट है गोल्जी अपरेटस का, वो है इसकी ट्यूब्यूल्स। तो जो ट्यूब्यूल्स हैं वो सिस्टर्ने से ही रेडिएट होती हैं, ऐसे बाहर की तरफ निकली होती हैं। तो जो ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स हैं वो दोनों ही सिस्टर्ने के साथ एसोसिएटेड हैं और उसी से रेडिएट आउट होती हैं। तो जितनी भी एंजाइमेटिक रिएक्शंस इन गोल्जी स्टैक्स में होती हैं वो सारी उसके मेम्ब्रेनस सरफेस के पास होती हैं, क्योंकि जो भी एंजाइम्स रिक्वायर्ड हैं मॉडिफिकेशन के लिए या प्रोटीन प्रोसेसिंग के लिए, वो सारे उसकी मेम्ब्रेन के साथ एंकर्ड हैं। जो इसका ये फीचर है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इसे अलग बनाता है, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसके जो सारे एंजाइम्स होते हैं जो प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व है वो उसके ल्यूमेन में होते हैं, दैट इज़ उसकी स्पेस में होते हैं। लेकिन इसके अंदर जो एंजाइम्स हैं वो सारे इसकी मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड होते हैं। सो जो मोस्टली जो एंजाइमेटिक प्रोसेसिंग है वो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन है, दैट मीन्स जब राइबोसोम से ट्रांसलेशन कंप्लीट हुई, एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनकर तैयार हुई, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आई, वहाँ पर उसकी कुछ प्रोसेसिंग हुई, मॉडिफिकेशन हुई और फिर उसके बाद वो गोल्जी अपरेटस में एंटर कर गया। अगेन वहाँ पर उसकी कुछ प्रोसेसिंग और मॉडिफिकेशन हुई। तो ये जितनी भी चेंजेस आ रही हैं प्रोटीन के अंदर, उसकी फॉर्म के अंदर, या केमिकली जो भी चेंज आएगी वो सारी उसकी ट्रांसलेशन होने के बाद आ रही हैं। तो इसीलिए हम इसे पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन या ऑल्टरेशन कहते हैं। अब बार बार एक वर्ड यूज़ किया जा रहा था कि ये ग्लाइकोसाइलेशन में इन्वॉल्व है। ग्लाइकोसाइलेशन का पहले भी बताया क्या मतलब है कि शुगर मोनोमर्स की एडिशन करना प्रोटीन्स पर। तो उसकी एक एग्जांपल है, जैसे कि ओलाइगोसेकेराइड्स जो हैं, लाइसोसोमल प्रोटीन्स जो होते हैं जिन्होंने लाइसोसोम के अंदर जाकर लगना है, या जो लाइसोसोम की फॉर्मेशन में जो प्रोटीन्स लगते हैं उनमें ओलाइगोसेकेराइड्स एसोसिएटेड होंगे। उन ओलाइगोसेकेराइड्स की जो फॉस्फोराइलेशन है वो सिस वाली साइट पर होगी, सिस गोल्जी नेटवर्क में होगी। तो जो दूसरा इसका एग्जाम्पल है वो है कि जो सिस सिस्टर्ने है वहाँ पर मेनोज रेजिड्यूज प्रोटीन से उतारे जाते हैं। तो एक हमने एडिशन वाली मॉडिफिकेशन की कि जो फॉस्फोराइलेशन होती है ओलाइगोसेकेराइड्स की लाइसोसोमल प्रोटीन्स पर, वो कहाँ पर हो रही है, इन द सिस गोल्जी नेटवर्क। दूसरी एग्जाम्पल हुई कि जो मेनोज रेजिड्यूज हैं वो उतार लिए जाते हैं प्रोटीन से, वो कहाँ पर हुई है, वो भी सिस सिस्टर्ना वाली साइड पर ही हो रही है। अब इस डायग्राम में हमें इसके बारे में काफ़ी कुछ क्लियर होगा। पहले तो हमें इसकी पोजीशन के बारे में पता चल रहा है, जैसे कि बताया गया था कि जो इसकी पोजीशन है वो इट इज़ ऑलवेज क्लोजर टू द न्यूक्लियस। सो दिस इज़ द गोल्जी अपरेटस एंड दिस इज़ द न्यूक्लियस। सो हमेशा ये उसके पास ही हमें मोस्टली हर सेल में मिलता है, ठीक है, स्पेसिफिकली एनिमल सेल्स में। तो दूसरा पॉइंट ये था कि ये जहाँ पर भी पड़ा होगा उसके पास में क्या पड़ा होगा, हमेशा एंडोप्लाज्मिक
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पड़ा होगा। तो दिस वाज द सेकंड पॉइंट। एंड थर्ड पॉइंट वाज कि ये हमेशा इसमें इसके पास क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो एक तरफ होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरी तरफ होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो इसके आसपास वाला जोन होता है, उस जोन में यूजुअली कोई भी ऑर्गेनल नहीं प्रेजेंट होती, तो हम उसे जोन ऑफ एक्सक्लूजन भी कहते हैं। सो ये तो हो गया इसकी पोजीशन के बारे में कि ये कहाँ पर प्रेजेंट होगा और इसके आसपास क्या क्या चीज़ प्रेजेंट होगी और क्या चीज़ एब्सेंट होगी। दूसरा ये कि ये पाथवे तीन पाथवेज के साथ कैसे लिंक्ड है। फर्स्ट पाथवे जो था दैट वाज द सिक्रीटरी पाथवे। तो सिक्रीटरी पाथवे के को जानने से पहले हम इसका देखते हैं कि इसमें वेसिकल्स बनकर आई कैसे। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, इसके अंदर प्रोटीन्स की प्रोसेसिंग हो गई। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ एसोसिएटेड है राइबोसोम्स। राइबोसोम से प्रोटीन ट्रांसलेशन हुई और प्रोटीन्स की पॉलीपेप्टाइड चेन्स बनकर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमन के अंदर आ गई। इस ल्यूमन के अंदर उनकी कुछ प्रोसेसिंग हुई और फिर वो वेसिकल्स में पैक होके एज ट्रांसपोर्ट वेसिकल वो कहाँ पर एंटर कर गई, गोल्जी अपरेटस के साथ फ्यूज़ हो गई। जब वो फ्यूज़ हुई तो इन सिस्टर्ना के अंदर उन्होंने अपना प्रोटीन रिलीज़ कर दिया, और क्योंकि इनकी मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड है मॉडिफाइंग एंजाइम्स प्रेजेंट है, ये एंजाइम्स प्रोटीन को फर्दर मॉडिफाई करते हैं और प्रोसेसिंग करते हैं और ये प्रोटीन आगे को मूव करती है। दिस इज़ द सिस फेज एंड दिस इज़ द ट्रांस फेज। जब ये ट्रांस फेज पर पहुंचेगी, इफ़ इट इज़ destined to be secreted out of the cell, तो इसकी पैकेजिंग होगी एज सिक्रीटरी वेसिकल, और ये सिक्रीटरी वेसिकल फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ जाएगी, उसके साथ फ्यूज़ होगी और एक्सोसाइटोसिस से बाहर रिलीज़ कर दिए जाएंगे इसके कंटेंट्स। सो दिस वाज द फर्स्ट पाथवे, दैट वाज द सिक्रीटरी पाथवे। दूसरा पाथवे था लाइजोसोमल पाथवे। तो अब कुछ ऐसे प्रोटीन्स होंगे जिन्होंने लाइजोसोम का पार्ट बनना है जाके, जैसे कि हाइड्रोलेजेस हैं, जिनका जो काम है वो डिग्रेडेशन के साथ रिलेटेड है। तो अब कुछ ऐसे होंगे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आए, अगेन उनकी प्रोसेसिंग हुई, सिस फेज पर एंटर हुए, ट्रांस फेज से निकले या ट्यूब्यूल से निकले। ठीक है, और फिर वो जाकर किसके साथ फ्यूज़ हो गए, लाइजोसोम के साथ फ्यूज़ हो गए। फर्स्ट पॉइंट इज़ दिस कि या तो वो ऐसे लाइजोसोम के साथ फ्यूज़ हुए, ट्रांसपोर्ट वेसिकल बनी और वो कहाँ जाकर लग गए, लाइजोसोम के साथ। तीसरा था एंडोसिटिक पाथवे। एंडोसिटिक पाथवे मींस एंडोसाइटोसिस हुई, कोई चीज़ अंदर आई, जैसे कि कोई अगर कोई हार्मफुल पार्टिकल ही था, ठीक है, उसने सेल ने क्या किया, उसको एनगल्फ कर लिया और एक एंडोजोम के अंदर आ गया वो। अब इस एंडोजोम को के अंदर क्या पड़ा है, हार्मफुल कोई पार्टिकल पड़ा है, तो ये जो यहाँ से अब वेसिकल बनकर निकली जिसके अंदर लाइजोसोमल प्रोटीन्स थे, वो इसके साथ फ्यूज़ हो जाएगी और फ्यूज़ होने के बाद ये लाइजोसोम बन गया और एज लाइजोसोम काम करेगा। अब इसके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, जो जो भी चीज़ बाहर से अंदर आई है या जो सेल के पार्ट्स जो वॉर्न आउट हो चुके हुए हैं, उन सबको अब क्या करेगा, ये डिग्रेड करेगा। सो दिस वाज द सेकेंड एंड थर्ड पाथवे कि कैसे ये लाइजोसोमल पाथवे का पार्ट है और कैसे ये एंडोसिटिक पाथवे का पार्ट है। अब एक और चीज़ है कि हमने देखा था कि ये लिपिड ट्रांसपोर्ट के साथ भी रिलेटेड है। तो लिपिड्स जो हैं वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सिंथेसाइज होकर निकलते हैं। अब ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है दिस पार्ट, क्योंकि इनके ऊपर राइबोसोम्स नहीं प्रेजेंट है, यहाँ से भी एज वेसिकल्स ये निकलेंगे और गोल्जी अपरेटस के अंदर जाएंगे और फिर यहाँ से बाहर निकलेंगे जहाँ इनकी डेस्टिनेशन है, इन्हें वहाँ पर पहुँचा दिया जाएगा। सो इस डायग्राम से हमें गोल्जी ऑपरेटर्स की लोकेशन क्या है, कैसे वो तीन पाथवेज के साथ रिलेटेड है और क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, मतलब कैसे वो प्रोटीन सॉर्टिंग, प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग में इन्वॉल्व्ड है, प्लस लिपिड ट्रांसपोर्ट में भी इन्वॉल्व्ड है। अब जो वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट हमने अभी तक देखा, अभी उसकी थोड़ी सी और डिटेल है जिसमें ये बताया गया कि जो वेसिकल्स हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकले, सिस फेस में एंटर किए, फ्यूज़ हो गए गोल्जी मेम्ब्रेन के साथ, अपने कंटेंट्स ल्यूमन के अंदर एम्प्टी किए, और जब ये जो इसके कंटेंट्स ल्यूमन के अंदर आ गए फिर उन्हें मॉडिफाई किया जाता है, उनकी फिर सॉर्टिंग की जाती है कि किस चीज़ की डेस्टिनेशन क्या है, उसे उस अकॉर्डिंग पैकेजिंग की जाती है उसकी फिर वेसिकल्स में, और फिर उन्हें ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है उनकी डेस्टिनेशन की तरफ। तो जो प्रोटीन्स तो
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को छोड़कर और किसी एरिया में जाने हैं या वापस गोल्जी अपरेटस में नहीं आने हैं, उनको तो गोल्जी सिस्टर्ना है वो ट्रांसफेस की तरफ भेज देता है। सिस फेस से वो ट्रांसफेस की तरफ मूव होने शुरू हो जाते हैं और फिर वो ट्रांस गोल्जी नेटवर्क में आ जाते हैं। वहाँ से उनको एज वेसिकल बनाकर वेसिकल्स में उनको पैक करके वहाँ से निकाला जाता है और वहाँ से फिर वो अपने अपने जहाँ उनकी डेस्टिनेशन है वहाँ उनकी शिपिंग कर दी जाती है। तो ये यहाँ पर अगेन वही चीज़ दिखाई गई है। दिस इज़ द सिस फेस। कोई भी ट्रांसपोर्ट वेसिकल आई रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सिस्टर्ना के अंदर, यहाँ पर ये उसने अपना जो भी कंटेंट था वो एम्प्टी किया। जैसे जैसे वो आगे जाएगा उसकी मॉडिफिकेशन होती जाएगी। नाउ इफ़ इट इज़ डेस्टिन्ड टू, उसकी जो डेस्टिनेशन है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी अपरेटस को छोड़कर कुछ और है, तो यहाँ पर उसकी अगेन पैकिंग की जाएगी, नई वेसिकल्स बनेंगी और ट्रांसफेस से उनकी शिपिंग कर दी जाएगी। और जिनको वापस ईआर में जाना है उनको वापस ईआर में भेजा जाएगा, ठीक है। और जिनको गोल्जी अपरेटस में रहना है उनको गोल्जी अपरेटस में रिटेन किया जाएगा। अब वेसिकल्स जो बनती हैं वो 3 तरह की बनती हैं। सो दे आर द एक्सोसाइटोटिक वेसिकल्स, सिक्रीटरी वेसिकल्स एंड लाइजोसोमल वेसिकल्स। जो एक्सोसाइटोटिक वेसिकल्स हैं इनको हम कॉन्स्टिट्यूटिव पाथवे भी से कह सकते हैं। एक्सोसाइटोटिक, इट्स वेरी क्लियर फ्रॉम इट्स नेम कि एक्सोसाइटोसिस के साथ रिलेटेड है। इसमें मतलब ऐसे प्रोटीन्स होंगे जिन्हें एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन में रिलीज़ होना है, तो उनकी डेस्टिनेशन क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन है, तो उनको बाहर निकाल दिया जाता है। वो वेसिकल्स जाकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ होंगी और वहाँ से अपने कंटेंट्स बाहर रिलीज़ कर दिए जाएंगे। इसकी एग्जांपल क्या है, जैसे कि हमने पहले भी की है, प्लाज्मा बी सेल्स इसकी एग्जांपल्स हैं जो कि एंटीबॉडी सिक्रीशन में जिनका रोल होता है। सेकंड जो है टाइप ऑफ वेसिकल, दैट इज़ द सिक्रीटरी वेसिकल, जिनको हम रेगुलेटेड पाथवे भी कहते हैं। वाई दे आर कॉल्ड रेगुलेटेड, ये देखते हैं। अब इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है कि इन दोनों ने ही सेल से बाहर जाना है, बट देयर इज़ अ डिफरेंस। ये सेल से बाहर जा रही हैं लेकिन इन्हें कोई सिग्नल की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। लेकिन इन वेसिकल्स के अंदर ऐसे प्रोटीन्स हैं जिन्हें सेल के बाहर तब जाना है, या उनकी जब पैकेजिंग हुई, वेसिकल्स बड ऑफ हुए, वो तब तक सेल के अंदर रहेंगी जब तक उन्हें एक सिग्नल नहीं मिलता है कि अब उन्हें रिलीज़ कर दिया जाए। सो जब उन्हें उनके पास कोई सिग्नल आएगा, कोई अप्रोप्रिएट सिग्नल वो रिसीव करेंगी, तभी वो मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ होंगी और अपने कंटेंट्स रिलीज़ करेंगी। क्योंकि एक सिग्नल इस पाथवे को रेगुलेट कर रहा है, तो ये एक रेगुलेटेड पाथवे है। इसमें कोई सिग्नल नहीं रिक्वायर्ड है, तो ये कॉन्स्टिट्यूटिव है, ठीक है। इसकी एग्जांपल है सिक्रीटरी वेसिकल्स की जो रेगुलेटेड है। इनकी एग्जांपल है न्यूरोट्रांसमीटर्स जो कि न्यूरॉन्स रिलीज़ करते हैं, और वो तभी रिलीज़ करते हैं जब एक इम्पल्स आती है और वो इम्पल्स उनके लिए एक सिग्नल का काम करती है, और फिर न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज़ किए जाते हैं एट द एंड ऑफ द न्यूरॉन्स सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। तो उसके लिए एक सिग्नल की रिक्वायरमेंट है। थर्ड टाइप ऑफ वेसिकल्स जो हैं वो लाइजोसोमल वेसिकल्स हैं। ऐसी वेसिकल्स जिनमें ऐसे प्रोटीन्स हैं या ऐसे प्रोटीन्स हैं जिन्हें किसके अंदर जाना है, लाइजोसोम के अंदर जाना है। ऐसे प्रोटीन्स जो डिग्रेडेटिव इन नेचर है, जिनका काम डिग्रेडेशन के साथ रिलेटेड है। तो ये सेल डेब्रिस है, या फिर जो वॉर्न आउट सेल के पार्ट्स हैं, या कई बार सेल को ही ख़त्म करने में इनका रोल होता है, ठीक है। तो ये लाइजोसोमल वेसिकल्स हैं। एग्जाम्पल जैसे कि डाइजेस्टिव प्रोटीजेज हैं जिन्हें कि लाइजोसोम के अंदर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द गोल्जी apparatus। हमने उसकी लोकेशन के बारे में देखा, उसका स्ट्रक्चर देखा कि किस तरह से 3 कंपोनेंट्स हैं उसके, सिस्टर्ने हैं, ट्यूब्यूल्स हैं, वेसिकल्स हैं, कैसे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ एसोसिएटेड है, और कैसे ये दोनों मिलकर प्रोटीन की प्रोसेसिंग, सॉर्टिंग एंड ट्रांसपोर्ट में फंक्शन रोल करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द गोल्जी apparatus। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा।